गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। रायपुर का मौसम बहुत जबरदस्त हो रखा है बेटा। इसका मतलब ये नहीं है घूमने जाना है, चुपचाप पढ़ाई करना है बेटा। जून अटेम्प्ट है, ठीक है। जून अटेम्प्ट अच्छे से दे दो बेटा, उसके बाद जो घूमना है जैसे घूमना है घूम लेना। तो हमने अभी तक आप लोग के एमसीक्यू का 110 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बेटा, वो भी अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पहले लेक्चर्स अच्छे से देख लिया होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं तुम्हारा 111 नंबर से। ओके। इन हायर परचेज सिस्टम कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज नोन एज, मतलब हायर परचेज में आप कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, मतलब जैसे कि अगर मैंने किसी भी थिंग को या आर्टिकल को, समझो मैंने एसेट को हायर परचेज में खरीदा, तो उसका जनरली कैश प्राइस होता है। समझो मैंने उसको 80,000 में खरीदा, ओके, उसको 80,000 उसकी कैश प्राइस थी, लेकिन मैंने ईएमआई में खरीदा, हायर परचेज में किया, तो मेरे को ब्याज भी देना पड़ेगा। समझो ब्याज मैंने दिया उसका 20,000 रुपीज। अब क्वेश्चन ये आ रहा है जो 1 लाख रुपए होगा उसको क्या बोलेंगे। तो देखो, क्या वो कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट होता है? नहीं, कैपिटल वैल्यू ऑफ द एसेट नहीं होगा। आपके लिए कैपिटल वैल्यू 80,000 ही होने वाला है। बुक वैल्यू भी आपका 80,000 होने वाला है, ठीक है। हायर परचेस प्राइस ऑफ द एसेट आप लोग करेक्ट आंसर, क्योंकि यही आप लोग का हायर परचेस प्राइस है कि आप लोगों को कितना एक्चुअल में कॉस्ट पड़ा उस एसेट को खरीदने के लिए। समझ आएगी नहीं? और हायर परचेस चार्जेस तो बेटा इंटरेस्ट सो ऑन वो भी हो सकता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। विच वन इज आर द मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर द ब्रांचेस, ब्रांचेस को अकाउंटिंग करने कौन कौन से मेथड होते हैं? जैसे कि फाइनल अकाउंट मेथड होता है भाई, डेटर मेथड ये भी होता है, स्टॉक एंड डेटर मेथड ये भी होता है। तो आप लोग का करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, आपका सब मेथड होता है। ओके। फिर देन इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ये सिमिलर है बेटा आप लोग के प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट, बैलेंस शीट। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेटा सिमिलर है प्रॉफिट एंड लॉस, कौन से एंटिटी के लिए? एनपीओ के लिए। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा, वो लोग इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं, सेम उसका नेचर बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा ही होता है। तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का ए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। कुंतल ड्रॉज अ बिल ऑन श्याम फॉर 7,000, कुंतल ने ड्रॉ किया बेटा बिल श्याम के लिए 7,000 को। कुंतल इंडोर्स इट टू राम, राम को कुंतल ने इंडोर्स कर दिया। राम इंडोर्स इट टू रहीम, फिर राम ने उसको इंडोर्स कर दिया बेटा रहीम को। पहले केस को थोड़ा इजिली समझते हैं हम लोग। एक पार्टी था कुंतल, उसने बेटा एक बिल, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया बेटा श्याम के लिए। ओके। रुपीस था आप लोग का 7,000। तो जो ड्रॉ करता है बेटा उसको बोलते हो आप लोग ड्रॉवर, और जिसके लिए जो ड्रॉ होता है बेटा उसको आप लोग बोलते हो ड्रॉई। सिंपल है कि नहीं? यहां पास दो पार्टी हुए। फिर उसके बाद अब ड्रॉई को इंडोर, मतलब सॉरी ड्रॉई को ड्रॉ करने के बाद श्याम वापस करेगा कुंतल को, ठीक है। फिर कुंतल ने इसको किया बेटा इंडोर्स, इंडोर्स किया राम को। ओके। अब ये इंडोर्सर हो जाएगा, अब ये इंडोर्सी हो जाएगा हमारा राम। फिर राम ने उसको रहीम को इंडोर्स कर दिया, मतलब अल्टीमेटली अब बिल जो है रहीम के पास है। तब एक बात बताओ, पैसा कौन देने वाला है? पेमेंट करेगा श्याम, लेकिन किसको करेगा बेटा? जिसके पास पैसा है। तो जिसको पैसा मिलता है उसको पेई बोलते हैं बेटा, और जिसको पैसा, जो पैसा देता है उसको पेयर बोलते हैं। तो इस केस में हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप लोग का पेई ऑफ द बिल कौन होगा? तो करेक्ट आंसर होगा रहीम, जिसके पास बिल है रहीम आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। बेड डेट आर अपॉर्शन अमॉन्ग डिपार्टमेंट इन द प्रोपोर्शन ऑफ, मतलब बेड डेट किस में होगा? सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल, नॉन ऑफ द अबव। देखो तीनों चीज ना हो सकता है कि सही हो, लेकिन तीनों में बेटा सबसे ज्यादा बेस्ट तुम्हारा सेल्स है, क्योंकि सेल्स से ही बेड डेप्ट होता है। जनरली तुम लोग देखना बेड डेप्ट जो है परसेंटेज ऑफ सेल्स निकलता है या तो क्रेडिट सेल निकलता है। अगर यहाँ मेरे को क्रेडिट सेल देता तो मैं क्रेडिट सेल को ज्यादा अच्छा बेटर मानता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सेल्स दिया हुआ है। क्लियर है कि नहीं? ओके। फिर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, इसमें से कौन सा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है? देखो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन आपके तीन होते हैं, गोइंग कंसम, अक्रूअल और कंसिस्टेंसी, तीन होते हैं। इसके छोड़ कुछ और नहीं होता। तो चौथा आप लोग का है बेटा जो ऑड है वो आप लोग का मटेरियलिटी है। जो आप लोग का मटेरियलिटी होता है बेटा वो आप लोग का फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं होता। ओके। फिर is equal to estimated selling price less than estimated cost of completion and the estimated cost necessary to make the sale, मतलब इनमें से ऐसा कौन है बेटा जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट होता है? मतलब आप 100 रुपए में बेच रहे हो तो सेलिंग कॉस्ट आपको 20 रुपए पड़ रहा है। समझो आप 100 रुपए में बेचते हैं, 20 रुपए आपका सेलिंग प्राइस हो रहा है, तो ये 80 को बोलते क्या हो बेटा? इसी तुम लोग एनआरवी बोलते हो, पढ़ो ना S2 में कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो करेक्ट आंसर आप लोग का होगा ए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। what are investment या तो which are investment which are held beyond the current period as to sale or disposal, मतलब जो करेंट पीरियड से बियॉन्ड रहता है, मतलब क्लियर है भाई वो तो करेंट नहीं होने वाला।
और आपने सेल और डिस्पोजल करने वाले हो मतलब वो एसेट होने वाला है। क्लियर है कि नहीं? एक है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट तो नहीं हो सकता क्योंकि करंट पीरियड का, करंट लाइबिलिटी भी नहीं हो सकता क्योंकि करंट लाइबिलिटी को आप सेल थोड़ी नहीं करोगे। तो करेक्ट आंसर होता है बेटा आप लोग का ए, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्लिगेशन विच मे और मे नॉट मेटेरियलाइज इन एन, मतलब ध्यान से समझना, ऐसा कौन सा ऑब्लिगेशन जो मटेरियल है मटेरियल भी नहीं है बेटा? क्या लॉस होता है, एसेट होता है? नहीं, वो आप लोग का कंटिंजेंट लाइबिलिटी होता है। मे बी मटेरियल मे बी नॉट मटेरियल का इसमें केस आ सकता है। ठीक। डैश वाउचर डिनोट्स पेमेंट ऑफ द कैश, इनमें से कौन सा वाउचर है बेटा जो पेमेंट ऑफ द कैश आप लोग को डिनोट करता है? कैश पेमेंट, कैश रिसीव्ड, बैंक पेमेंट और ऑल ऑफ द अबव। देखो पेमेंट ऑफ कैश वो होता है बेटा कैश पेमेंट, मतलब ऐसा कौन सा वाउचर है जो पेमेंट ऑफ कैश, कैश पेमेंट का वाउचर होता है, वो आप लोग को दर्शाता है। ठीक। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर पहले होता क्या है बेटा? ऐसा एक्सपेंडिचर जो साल भर से ज्यादा के लिए आपको काम होने वाला, जैसे कि फिक्स एसेट हो गया, फिक्स एसेट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये सबका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर आपको इतना भी समझ नहीं आता ये जान लो कि जो बैलेंस शीट में आता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और जो आप लोग का प्रॉफिट एंड लॉस में आता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। समझ आएगी नहीं? अब देखो इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स, ये बेटा आप लोगों का करंट एसेट है। समझ आएगी नहीं? ये रॉ मटेरियल इन्वेंटरी क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस में आता है भाई, तो ये तो कैपिटल है ही नहीं। इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल पे करना पड़ता है, ये रेवेन्यू नेचर का है। टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंसेस ये भी आप लोग का रेवेन्यू नेचर का है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको नॉन ऑफ द अबव। नॉन ऑफ द अबव आप लोग का करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये सब आप लोग के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सा एरर है बेटा जो ट्रायल बैलेंस नहीं बता पाता? देखो एरर ऑफ ओमिशन। अब एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? आपने एक एंट्री स्किप कर दी, ट्रायल बैलेंस कैसे बताएगा भाई? एक एंट्री था, आपको करना था बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, समझिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करना था आपको 10 रुपए 10 रुपए। आपने दोनों एंट्री अगर पास नहीं किए इसको एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं। तो इस केस में क्या होगा भाई? ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? फिर आप लोग का होता है एरर और कमीशन होता है रॉन्ग अमाउंट से, 10 करना था आपने 20 कर दिया दोनों जगह पे, भाई कैसे पता चलेगा? कंपनसेटिंग एरर, एक गलती किया उसको गलती को सुधारने के लिए दूसरा गलती और हो गया यार, कंपनसेटिंग पता ही नहीं चल पाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव ये सब चीज आप लोग का ट्रायल बैलेंस में डिस्क्लोज नहीं हो सकता। ओके। आफ्टर दैट is especially suited to mines, oil wells, quarries, sand pits and similar assets of wasting character। देखो वेस्टिंग कैरेक्टर एक्चुअली क्या होता है? जैसे माइंस हो गया, पता है उसको अगर तुम लोग माइनिंग करते जाओगे तो बेटा खत्म हो जाएगा। समझ आए? नेचुरल रिसोर्सेस है। तो इनमें से कौन सा बेस्ट होता है? क्या डिप्लीशन होता है, क्या डेप्रिसिएशन? देखो जो डेप्रिसिएशन होता है बेटा फिक्स एसेट के लिए होता है, एमोटाइजेशन बेटा आप लोग के इंटेंजिबल एसेट के लिए होता है, डिलापिडेशन नाम कुछ चीज होता ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर आप लोग का डेप्लीशन। डेप्लीशन बेटा आप लोग के माइंस, ऑयल एक्सट्रैक्शन ये सब में यूज होता है। क्लियर है कि नहीं? फिर द फॉलोइंग अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, इनमें से कौन सा है बेटा जो क्रेडिट बैलेंस शो करता है? प्लांट एंड इक्विपमेंट ना, वो तो डेबिट बैलेंस होता है। लोन अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है और परचेस अकाउंट वो भी डेबिट होता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी आप लोग का लोन अकाउंट आप लोग का क्रेडिट बैलेंस शो करता है। फिर फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल एस्टिमेट द कैपिटल एज ऑन 31/3/2017, कैपिटल एज ऑन 1/4/2016, ये ओपनिंग बैलेंस है बेटा 4,10,000, ड्रॉइंग है 40,000, प्रॉफिट है 50,000, एकदम इजी। तो ओपनिंग आप लोग का है 4,10,000, ड्रॉइंग है तो माइनस कर दो, माइनस 40,000, प्लस कर दो 50,000, बेटा आंसर आप लोग का आएगा 4,20,000। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या होगा बेटा? सी 4,20,000। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देन आफ्टर दैट ए एंड बी परचेज अ पीस ऑफ लैंड फॉर 30,000। ए और बी ने मिलकर 30,000 का लैंड परचेज किया, सोल्ड इट फॉर 60,000 2016। ओरिजिनली ए हैड कंट्रीब्यूटेड 12,000 एंड 8,000। ए और बी बेटा पार्टनर है या तो को-वेंचर जो भी है, उन्होंने 12,000 और 8,000 कंट्रीब्यूट प्रॉफिट ऑन वेंचर। एक बात बताओ, मिस्टर ए और मिस्टर बी चाहे 1 लाख करे, 2 लाख करे, 3 लाख करे, क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनेगा? वो तो बेटा कैपिटल फंड का पार्ट बनता है। तो आप लोग का प्रॉफिट से उन कंट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, समझ आया कि नहीं? तो उन्होंने 60,000 में खरीदा था, सॉरी 30,000 में खरीदा था, 60,000 में बेच दिया। तो क्लियर प्रॉफिट बेटा 30,000 का तुमको प्रॉफिट दिख रहा है। तो 30,000 आप लोग का प्रॉफिट होने वाला है। क्लियर है बच्चा लोग? फिर आगे बढ़ते हैं। ए लिमिटेड है साइन, ओके, ये आप लोग का 2016 सिलेबस का क्वेश्चन है बेटा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक होता है आप लोग का, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अलग से, कॉन्ट्रैक्ट का एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो अभी आप लोग के सिलेबस में नहीं है। ओके, तो इसको स्किप करते हैं हम लोग। Which of the following item does not match with the receipt and payment account? इनमें से कौन सा बेटा जो रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए मैच नहीं करता? इट इज समराइज कैश बुक। यस, रिसिप्ट एंड पेमेंट आप लोग का समराइज कैश बुक है। ओके, फिर ट्रांजेक्शन और रिकॉर्डेड इन कैश बेसिस, ट्रांजेक्शन बेटा कैश बेसिस में ही रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इट रिकॉर्ड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन ओनली, ये गलत है भाई। रिसिप्ट एंड पेमेंट आप लोग का रेवेन्यू के साथ साथ कैपिटल ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करता है। इट्स ऑफ द पर्पस ऑफ द रियल अकाउंट, ये रियल अकाउंट होता है। तो बेटा यहाँ पास क्या होगा? ये ट्रांजेक्शन सिर्फ रेवेन्यू नहीं बेटा, कैपिटल रेवेन्यू दोनों रिकॉर्ड करता है। तो ऑड कौन सा हुआ? सी।
फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द जॉइंट वेंचर, इनमें से कौन सा बेटा आप लोग का बेसिक फीचर है जॉइंट वेंचर का। आप देखो द प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर इज शेयर्ड बिटवीन द को वेंचर इन एग्रीड रेशियो। हाँ भाई ये तो फीचर्स है। द को वेंचर्स में और मे नॉट कंट्रीब्यूट इनिशियल कैपिटल, हाँ जरूरी नहीं कि भाई इनिशियल कैपिटल दे, हो सकता है कि लोग कैपिटल ना करके बेटा काम करते हैं, ठीक। जॉइंट वेंचर डिसॉल्व वंस द पर्पस ऑफ द बिजनेस इज ओवर। हाँ जॉइंट वेंचर भाई ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप जैसा है, कोई वेंचर कंप्लीट हो गया, जैसे कि जॉइंट वेंचर इन्होंने बनाया था एक ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जैसे ब्रिज का काम खत्म हो जॉइंट वेंचर भी बंद हो जाएगा। समझ आएगा कि नहीं आया? तो बेटा करेक्ट आंसर होता ऑल ऑफ द अबव, सब इसमें उसके फीचर्स हैं, ठीक। फिर एक्सेस ऑफ हायर परचेस प्राइस और कैश प्राइस, देखो कैश प्राइस के एक्सेस में जो हायर परचेस प्राइस और डिफरेंस क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी एक क्वेश्चन में तुमको बताया था कि 80,000 का उस एसेट का प्राइस था, ठीक है, मैंने 20,000 उसमें दिया था इंटरेस्ट, तो मेरा टोटल प्राइस पड़ रहा है बेटा 1 लाख। अब ये पूछना चाह रहा है कि 1 लाख और 80,000 के बीच में जो डिफरेंस 20,000 क्या होता है, वो बेटा इंटरेस्ट है, क्लियर है, वो इंटरेस्ट आप लोग का डिफरेंस है, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन सा आप लोग का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कंज्यूमेबल स्टोर, हाँ भाई कंज्यूमेबल स्टोर से आप लोग का ये रेवेन्यू होता है, टैक्सेस लीगल ये भी होता है, रेंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग ये भी होता है, तो ऑल ऑफ द, क्लियर है कि नहीं, सब आप लोग का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होता है। फिर AS9 इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, बेटा आप लोग का रेवेन्यू रिकॉग्निशन होता है, ठीक। फिर द पर्सन टू बिल इंडोर्स इज नोन एज, मतलब जिसको बिल इंडोर्स होता है, ध्यान समझना, जब इंडोर्समेंट होता है बेटा 2 पार्टी होता है, एक होता है इंडोर्सर, एक होता है इंडोर्सी। द पर्सन हु इंडोर्स द बिल इज नोन एज इंडोर्सर एंड द पर्सन टू हुम द बिल इज इंडोर्स इज कॉल्ड इंडोर्सी। समझ आया कि नहीं? यहां पास पूछा गया जिसको इंडोर्स हुआ है उसको क्या बोलोगे आप लोग, इंडोर्सी बोलोगे, गॉट इट और नॉट, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर्स और फीचर ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या फीचर हो, देखो पहले बताता हूं, इनकम एक्सपेंडिचर बेटा एक रिप्लेसमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जो प्रॉफिट एंटिटी होता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है। तो नॉमिनल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करता है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर, जैसे कि क्रेडिट में आप इसको प्रॉफिट, जो आप लोग की रिसीव इनकम है वो रिकॉर्ड करोगे, जो डेबिट रहेगा बेटा उसमें आप लोग एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे। इट फॉलो द नॉमिनल अकाउंट, यस ये फॉलो करता है नॉमिनल अकाउंट। ऑल कैपिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडेड, आंसर इज यस। जो कैपिटल इनकम और एक्सपेंडिचर यहां नहीं आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में आता है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड, यस, तो आप लोग करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑल ऑफ द अबव, इसमें क्योंकि सब आप लोग के फीचर्स हैं इनकम एक्सपेंडिचर के, ठीक। फिर द डेट्स व्हिच आर नॉट बैड, जो बैड नहीं है बेटा वो गुड होता है, जो बेकार नहीं है वो अच्छा है, सीधी सी बात है। तो आप लोग करेक्ट आंसर होगा गुड डेट, बैड डेट तो नहीं होता, डाउटफुल डेट भी नहीं होता। गुड डेट वो डेट होता है बेटा जिसमें कोई भी आपको शक नहीं है, कोई भी आप लोग बोनाफाइड नहीं है कि वो बेटा पैसा ना दे, समझ आया कि नहीं? और बैड डेट भाई बैड डेट डूब गया, और डाउटफुल डेट जिसमें आपको शक है, ठीक है। तो ऐसा डेट जो बैड नहीं आप लोग का गुड डेट होता है, क्लियर है। फिर अ ट्रांजेक्शन विदाउट इमीडिएट कैश सेटलमेंट, अब तुरंत आप कैश सेटलमेंट नहीं करते, क्या बोलते हो आप? कोई दुकान में गए सामान लेने के लिए, ठीक है, आपने बोला कि मैं आपको कैश पेमेंट नहीं दूंगा, दुकानदार क्या बोलता है, तो क्या उधारी में लेना चाहते हो भैया? तो उधारी क्या बोलते हैं बेटा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं, समझ आए कि नहीं? तो कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, क्लियर है कि नहीं? डिफर्ड ट्रांजेक्शन भी नहीं हो सकता, ओके। लाइबिलिटीज रिप्रेजेंट प्रोप्राइटर्स इक्विटी, अब प्रोप्राइटर्स इक्विटी मतलब बेटा कैपिटल अकाउंट, दैट इज ऑल दोस अमाउंट विच आर एंटाइटल्ड टू द प्रोप्राइटर। क्या वो एक्सटर्नल फंड होता है? नहीं, एक्सटर्नल फंड तो तुम्हारा लोन्स होता है, बैंक लोन, डिबेंचर, ये सब चीज होता है। क्या वो डिबेंचर होता है? नहीं, एक्सटर्नल, नो। तो करेक्ट आंसर इंटरनल, यस, इंटरनल लाइबिलिटी है भाई वो चीज, और इसका प्रायोरिटी सबसे लास्ट होता है बिजनेस को पे करने के लिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू डिपार्टमेंट वाई एट अ प्राइस सो एज टू इंक्लूड अ प्राइस ऑफ 30 प्रॉफिट ऑफ 33% ऑन कॉस्ट, मतलब आईपी मेथड में जा रहा है, ठीक है। आप इनवॉइस प्राइस में देते हैं, बट ध्यान रखिएगा आप कॉस्ट प्लस 33.33% देते हैं, वो भी कॉस्ट में। इफ द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द डिपार्टमेंट वाई इज 48,000, डिपार्टमेंट वाई का आप लोगों का क्लोजिंग स्टॉक है 48,000, देन द अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक। देखो स्टॉक रिजर्व एक कहानी होता है जिसको लोडिंग बोला जाता है, कि एक्चुअली में समझना एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को प्रॉफिट में दे रहा है, बट एक्चुअली में ना उस एंटिटी को प्रॉफिट नहीं होता, उसका रिजर्व को हमको अलग करना पड़ता है। अब देखो इस क्वेश्चन में जो आप लोग का डिपार्टमेंट एक्स है उसने वाई को ट्रांसफर किया, कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ऑन कॉस्ट 33.33% इसमें था, ओके। अब हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक आपका पेयर कर रहे हैं क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक आप लोग का दिया हुआ है बेटा 48,000। अब मुझे एक बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक जो डिपार्टमेंट वाई है उसका किस में रिकॉर्ड होगा?
बेटा ये जो एसेट इसने ट्रांसफर किया उसमें रिकॉर्ड होगा, मतलब इसमें तुम्हारा प्रॉफिट एडेड होगा, यस और नो? यस, इसमें तुम्हारा प्रॉफिट एडेड होगा। अब कॉस्ट तो हमको पता नहीं, ये तो सेल्स वैल्यू हो गई। तो बेटा अगर कॉस्ट में 33.33% है तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप लोग का सेल्स में होने वाला है बेटा 25%। समझ आए कि नहीं आए? सेल्स में 25% होगा, तो 48,000 इंटू 25% अगर आप कैलकुलेट करते हो, देखिए बेटा आप लोग का आंसर कितना आता है, 48,000 इंटू 25% होगा बेटा आप लोग का 12,000। गॉट इट और नॉट? ठीक, 12,000 आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। बैड डेट रिकवर्ड 1,000, इट विल बी। अब देखो जो बैड डेट रिकवर्ड होगा बेटा 1,000, क्या होगा? देखो बैड डेट रिकवर तो क्या एंट्री पास करते हो आप लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, एग्री और नॉट? यही आप एंट्री पास करते हो। तो क्रेडिटेड टू बैड डेट अकाउंट नहीं, क्रेडिटेड टू डेटर पर्सनल अकाउंट नो, डेबिटेड टू डेटर क्रेडिटर, क्रेडिटर तो होता ही नहीं है, क्रेडिटेड टू द बैड डेट रिकवर अकाउंट। तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का डी। अगर बैड डेट रिकवर होता है तो बेटा क्रेडिट करोगे बैड डेट रिकवर अकाउंट। समझ आएगा? क्योंकि अलग से इनकम शो करना पड़ेगा आप लोग को। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इज सर्व फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सा बेटा जो प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के सर्व होता है? टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, हाँ ये चीज होता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देखते हो। तो सर्टेन द बैलेंस ऑफ एनी लेजर अमाउंट, हाँ ये भी एक फीचर है आप लोग का। टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट प्रॉम्प्टली, हाँ भाई बिना ट्रायल बैलेंस के फाइनल अकाउंट बना भी नहीं सकते, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप लोग का ऑल ऑफ द अबव होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कंटेन द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स दैट आर रिटर्न बाय अस टू आवर क्रेडिटर, ध्यान समझना, हमने कुछ गुड्स को रिटर्न किया अपने क्रेडिटर्स को, मतलब हमने खरीदा होगा भाई, परचेस किया उन लोगों से, तो हमने परचेस रिटर्न, ये आप लोग का बात कर रहे हैं बेटा परचेस रिटर्न, हमसे गया तो ये बेटा आउटवर्ड होगा, तो आप लोग करेक्ट आंसर होगा रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डैश कॉन्सेप्ट इज दैट बिजनेस इज अज्यूम टू एग्जिस्ट फॉर अ इनडेफिनाइट पीरियड, मतलब आगे अनंत समय तक चलेगा बिजनेस। क्या गोइंग कंसर्न बोलता है, क्या वो बिजनेस एंटिटी बोलता है, क्या मनी मेजरमेंट? देखो मनी मेजरमेंट तो बेटा मॉनेटरी टर्म्स में आपको कैलकुलेट करना है, जो बिजनेस एंटिटी है बेटा वो एक ओनर और एक बिजनेस को सेपरेट बनाता है। समझ आया कि नहीं? करेक्ट आंसर होगा बेटा आप लोग का गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न इस तरीके से चलता है बेटा कि आप लोग इस तरीके से बैलेंस शीट सब चीज बनाएंगे, प्रॉफिट मतलब आप लोग का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, आप लोग का आगे से भी चलेगा बिजनेस। क्लियर है? ओके। कैपिटल प्रॉफिट अराइजेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कैपिटल प्रॉफिट में किस में आने वाला है? प्रॉफिट प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ द शेयर, प्रॉफिट मेड ऑन रीइश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, ये होगा बेटा ऑल ऑफ द, सब में आप लोग का कैपिटल प्रॉफिट आएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिडक्टेड बाय द ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सा बेटा जो ट्रायल बैलेंस डिडक्ट नहीं कर सकता? एरर ओमिशन नहीं कर सकता, प्रिंसिपल नहीं कर सकता, मिस पोस्टिंग भी नहीं कर सकता, तो आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑल ऑफ द, इनमें से कोई नहीं कर सकता। क्लियर है कि नहीं? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। The concept that business is assumed to exist for indefinite period and not established with the objective of closing down is referred, वही सेम इसका करेक्ट आंसर होगा गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न ऐसा कॉन्सेप्ट है बेटा जिसमें बिजनेस को एज्यूम करते हैं कि हम इंडेफिनाइट पीरियड में चलेंगे, हम लोग तुरंत उसको बंद नहीं करेंगे। अगर जिस दिन आपको लगता है कि आप बंद करने वाले तो गोइंग कंसर्न आपको छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? ओके, मतलब आपके जो नॉन करेंट एसेट है उसको करंट बनाना पड़ेगा क्योंकि इस साल खत्म होने वाले हो। क्लियर है? ओके। इन हायर परचेस सिस्टम इंटरेस्ट चार्ज बाय द वेंडर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, अब इंटरेस्ट जो चार्ज होता है किसमें होगा? क्या हायर परचेस प्राइस में होगा? किसमें? जितना आउटस्टैंडिंग आपका पैसा बचा होगा बेटा उसी में करेगा, तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। हायर परचेस प्राइस नहीं हो सकता, इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी नहीं हो सकता, नॉन ऑफ द अबव। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू डिपार्टमेंट बी एट अ प्राइस सो इंक्लूड अ प्रॉफिट ऑफ 33% ऑन कॉस्ट, सेम क्वेश्चन। ठीक है, ए डिपार्टमेंट ए ने बी को ट्रांसफर किया है प्रॉफिट में, आईपी मेथड में बोलते हैं, 33% ऑन कॉस्ट। समझ आया कि नहीं आया? 33.33% ऑन कॉस्ट में यहां पर भेजा गया। ओके, फिर यहां पर क्या बोलता है आप लोग का, इफ द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक 36,000, अब 36,000 और बेटा तुमको रिजर्व बाहर निकालना है, तो अगर 33.33 कॉस्ट में है तो सेल्स में कितना होगा बेटा? 25%, तो 36,000 का 25% निकाल के देखो बेटा कितना आता है आप लोग का, आता है 36,000 इंटू 25%, आप लोग का करेक्ट आंसर होगा बेटा 9,000, तो आंसर क्या होगा आप लोग का? बी। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। बैड डेट रिकवर 750, इट विल बी, अभी प्रीवियस क्वेश्चन है पढ़ो बेटा, क्रेडिट होगा आप लोग का बैड डेट रिकवर अकाउंट में। क्लियर है कि नहीं? फिर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ जनरल, इनमें से कौन सा बेटा जनरल का आपका फंक्शन? अब देखो जनरल क्या होता है एक्चुअली ना, वो बेटा प्राइमरी बुक्स है, पहले प्राइमरी बुक से उसी में तुम लोग रिकॉर्ड करते हो। समझ आया कि नहीं? क्या एनालिटिकल फंक्शन देता है? यस, एनालिसिस देता है, रिकॉर्डिंग फंक्शन भी है बेटा, हिस्टोरिकल फंक्शन भी है, अगर क्रोनोलॉजिकल लिखा था तो वो भी होता, तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं।
द आउटफ्लो ऑफ फंड्स टू एक्वायर एन एसेट दैट विल बेनिफिट द बिजनेस फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इज रिफर्ड एज। मतलब आउटफ्लो ऑफ फंड बेटा जो एक्वायर करने का एसेट जो जिसका बेनिफिट बेटा एक या एक से ज्यादा मतलब मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में बेनिफिट दिया जाता है, उसको आप लोग क्या बोलते हो? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मोर देन वन कोई एसेट, जैसे कि मैंने डेटर को स्टॉक खरीदा, समझो मैंने स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अब एक बात बताओ, वो तो मेरा वर्किंग साइकिल में बेटा घूम जाता है, टर्नओवर उसका हाई रहता है, जैसे तुम बेचोगे फिर पैसा आएगा फिर खरीदोगे, तो करंट एसेट बन जाता है, तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। लेकिन ऐसा चीज जो मोर देन वन, जैसे कि तुम्हारा फिक्स एसेट, पीपी, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्लियर है कि नहीं? फिर द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट ऑफ अ बिजनेस हैज टू बी रिटर्न ऑफ ओवर। अब देखो फिक्स एसेट का है जो रिटर्न ऑफ मतलब डेप्रिसिएशन। क्या नेचुरल लाइफ में होता है? नहीं। अकाउंटिंग लाइफ में ये में भी हो सकता है, फिजिकल लाइफ में नहीं। एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ज्यादा बेस्ट आंसर है। अगर एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ नहीं होता तो मैं अकाउंटिंग लाइफ बोल सकता था आप लोग को, बट करेक्ट आंसर होगा आप लोग का एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ। फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू नेचर, नहीं भाई कैपिटल भी करता है। ओनली कैपिटल नेचर रिसिप्ट एंड पेमेंट, देखो बेटा रिसिप्ट लिखा है, एक्सपेंस भी करता है ये। ओनली रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट पेमेंट, ये भी नहीं हो सकता है, तीनों नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर डी होना चाहिए भाई। बोथ द रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, यस ये आप लोग का करेक्ट आंसर है। फिर एक्सेस ऑफ द मिनिमम रॉयल्टी, बेटा ये रॉयल्टी आप लोग के सिलेबस में अब नहीं है। फिर इन एनी ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द प्राइमरी बुक्स द सेम इज रिकॉर्डेड। अब देखो प्राइमरी बुक्स में अगर रिकॉर्ड नहीं होगा जनरल एंट्री में, तो कहां रिकॉर्ड होगा बेटा? जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा, तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का ए, जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है वो। सेल्स डे बुक में नहीं होता भाई, कैश बुक है तो बाद में, सब्सिडरी बुक्स है सब। क्लियर है कि नहीं? फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स, नॉट मतलब इसमें ऑड निकालना है, ठीक है, नॉट अ फीचर ऑफ ट्रायल बैलेंस। इट इज लिस्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट बैलेंस विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वेरियस लेजर अकाउंट, ये तो करेक्ट लग रहा है हम लोग को। इट डज नॉट प्रूव अरिथमेटिकल एक्यूरेसी विच कैन बी डिटरमाइंड बाय द ऑडिट, ये खतरनाक बोल दिया यार। इट डज नॉट प्रूव मतलब प्रूव नहीं कर अरिथमेटिकल एरर को जो बेटा ऑडिट से डिटरमाइन होगा, ये करेक्ट हो सकता है आप लोग का। इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज ओनली ए स्टेटमेंट, हाँ ये स्टेटमेंट अकाउंट नहीं है ये। ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ प्राइमरी रिकॉर्डेड इन दिस बुक्स एंड इट इज अ प्राइमरी बुक्स ऑफ कंट्री, ना 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 ना, पहले तो बात ये बुक है ही नहीं भाई, ये स्टेटमेंट है। और प्राइमरी बुक, जनरल लेजर, ये सब चीज होता है, ये तो भाई बाद में बनता है, फाइनल अकाउंट से पहले, समझ आएंगे। तो प्राइमरी बुक्स नहीं होती, तो करेक्ट आंसर आप लोग का होगा डी। फिर आगे बढ़ते हैं आप लोग का। द पर्सन ऑन फेवर द बिल इज इंडोर्स इज नो, मतलब जिसके फेवर में बेटा बिल इंडोर्स होता है उसका बोलते हैं, यही प्रीवियस हमने बताया था बेटा, उसको आप लोग बोलते हो इंडोर्सी। क्लियर है कि नहीं? फिर आप आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर क्या बेसिक फीचर्स है? द प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर इज शेयर्ड बिटवीन द को वेंचर इन एग्रीड रेशियो, यस। The co-ventures may or may not contribute initial capital. The joint venture is dissolved once the purpose of the business. So correct answer all of the above. बेटा सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। अब एक्चुअली चीज समझिएगा, आप बोल रहे होंगे सर आप रिपीट क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? एक्चुअली बेटा तुम्हारे पास्ट एग्जाम के एनालिसिस से क्वेश्चन है, इससे ये आपको पता चलता है कि बेटा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। समझ आया कि नहीं आया? ठीक। आईसीएमआई में बेटा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप करीब ना 5 से 6 साल का अगर क्वेश्चंस अगर देख लेते हो ना, चाहे आप किसी के थ्रू आप पास्ट क्वेश्चन आईसीएमआई के साइट से निकाल लीजिए, या तो आप हमारा बुक प्रीफर कर लीजिए, आपको पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसमें आपको एनालिसिस पता चले कहां से कैसे आ रहे हैं। बेटा आप स्मार्ट तरीके से अगर पढ़ोगे बेटा आराम से 80+ ला सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड फॉलो होता है। ऐसा नहीं है ना कि अचानक से कोई चैप्टर अभी तक आया नहीं तो ऐसा नहीं उससे 20 नंबर का दे दे, ऐसा नहीं होता है। समझ आया कि नहीं? जो ट्रेंड चल रहा है वो चलते ही रहेगा, हो सकता है स्लाइटली थोड़ा सा चेंज हो। मैं इतना बोल सकता हूं कि 80 to 85% हमेशा ट्रेंड फॉलो होता है। फिर द फॉलोइंग अकाउंट्स हैज अ क्रेडिट बैलेंस, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी मतलब प्लांट एंड इक्विपमेंट का बेटा डेबिट बैलेंस होता है। ओके। परचेज रिटर्न, अब देखो परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होता है, परचेज का डेबिट होता है, उसका रिटर्न उल्टा का क्रेडिट होता है, और परचेज अकाउंट डेबिट होता है, तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का बी, परचेज रिटर्न। ओके। फिर व्हेन सेल इज 3,60,000 and purchase is 3,20,000, opening stock is 68,000 and the rate of gross profit 20% on cost दिया हुआ है बेटा, the closing stock would be। अगर ऐसा आंसर आता है ना बेटा, तुमको जैसा आता है तुम लोग को वही बनाना, तुम लोग को आता है बेटा फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट का तुम लोग को फॉर्मेट आता है, चुपचाप वैसे ही बनाना, तुम लोग को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा वर्किंग नोट में। अब क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्वेश्चन में आप लोग का सेल्स दिया हुआ है बेटा 3,60,000 का आपको सेल्स दिया हुआ है, ठीक है। फिर आप लोग का परचेज दिया हुआ है 3,20,000 का। फिर आप लोग का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, आप लोग का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 68,000 का। अब ग्रॉस प्रॉफिट आप लोग का बोलता है 20% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, तो हमारे पास तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो अभी है नहीं, तो बेटा हमारे पास सेल्स है। अगर 20% कॉस्ट में है बेटा तो 66.67% ऑन सेल्स होने आप लोग का।
ये कैसे डिटरमाइन हुआ, देखो जो कॉस्ट होता है ना बेटा हमेशा, जैसे कि अगर ये 1/5 है आप लोग का, ओके, तो ये होगा 1/6, आप लोग को आगे बढ़ा के चलना पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं। और अगर रिवर्स होता है तो 1/4 कर दो, आप लोग आंसर आ जाएगा, क्या दिक्कत है, मैं सिर्फ एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो 16.67 आप लोग का कितना होता है, 3,60,000 इंटू 16.67%, ये आप लोग का आएगा बेटा 60,000। चलो देख लो बेटा क्लोजिंग स्टॉक अब कितना आता है, 68,000 प्लस 3,20,000 प्लस 60,000 माइनस 3,60,000, आप लोग करेक्ट आंसर आता है बेटा 88,000 आप लोग का क्लोजिंग स्टॉक बनेगा, क्लियर है कि नहीं। ठीक, ये आप लोग का आएगा बैलेंसिंग फिगर, क्लियर है बच्चा लोग। ठीक, तो यहाँ पास तो 88,000 है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग नॉन ऑफ द अबव। ठीक, फिर एज पर AS1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, इनमें से कौन सा बेटा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन आप लोग का नहीं है, कन्वर्टिज्म, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। मैंने पहले ही बताया था AS1 के साथ 3 ही होता है भाई, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल और कंसिस्टेंसी, कन्वर्टिज्म नाम का यहाँ चीज नहीं होता, तो यहाँ पास ऑड कौन सा होगा क्योंकि पूछा गया नॉट कन्वर्टिज्म। फिर नेम द बुक इन विच एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द डेबिट नोट, देखो जब आप डेबिट नोट इशू करते हो तो कौन सा होता है बेटा, डेबिट नोट, परचेस रिटर्न का है, क्रेडिट नोट मतलब सेल्स रिटर्न बुक पे, तो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का परचेस रिटर्न, क्लियर है। फिर नेम द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट एज अ फिक्स्ड एंड करंट एसेट, देखो कोई भी एसेट को फिक्स एसेट एंड करंट एसेट करने के लिए बेटा कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है, देखो अगर मैं ना आज ही की डेट में क्लोज हो जाऊं तो सब एसेट मेरा करंट एसेट है, अगर मैं फ्यूचर तक चल रहा हूं तो बेटा कुछ करंट एसेट जो मेरे फ्यूचर बेनिफिट देंगे, मतलब मैं बताना चाह रहा हूं आप लोग गोइंग कंसर्न एक कॉन्सेप्ट होता है आप लोग का, जिसके कारण ही आप लोग फिक्स एसेट और करंट एसेट को आप डिवाइड करते हो, तो कॉस्ट प्रिंसिपल नहीं गोइंग कंसर्न आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है कि नहीं। फिर if a fixed amount is withdrawn on the first day of every month of a calendar year by a partner in partnership firm, then for what period the interest on total amount of drawing will be calculated। अब देखो ये केस क्या होता है ना, अगर आप एक इक्वल अमाउंट में या तो पहले मंथ के पहले में या तो मिड में एंड में अगर लेते हो तो बेटा आप लोग को इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं। ओके, अगर बेटा आप लोग बिगिनिंग ऑफ मंथ में अगर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो यह आएगा बेटा 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, एक कॉन्सेप्ट होता है, समझ आया कि नहीं आया। ठीक, फिर आप लोग का आता है मिड ऑफ द मंथ, अगर मिड ऑफ द मंथ में आता है बेटा तो 12 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 101 के कॉन्सेप्ट हम लोग चलेंगे, ठीक है। फिर अगर आप लोग का आता है बेटा एंड ऑफ द मंथ आप लोग का होता है तो 12 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, देखो मैंने बोला 101, आप चले बेटा 101, तो इस केस में इसमें आपको आंसर आएगा बेटा 6.5, इसमें आपका आंसर आएगा 6, इसमें आएगा आप लोग का 5.5, तो हमारे क्वेश्चन में बेटा बिगिनिंग ओपनिंग ऑफ द मंथ दिया हुआ है, तो आप लोग करेक्ट आंसर होगा बेटा 6.5, क्लियर है कि नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, डेल क्रेडिट कमीशन इज अलाउड टू द कंसाइनी, देखो डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है बेटा, कंसाइनी को एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है कि तू क्रेडिट सेल बेच रहा है, वो तेरी रिस्क है, अगर उसमें बैड डेट हो तो तेरा जवाबदारी, समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि उनको सेल के पीछे कमीशन मिलता है। तो आप लोग का क्या, फॉर मेकिंग कैश सेल्स नहीं, क्रेडिट सेल्स भी नहीं, फॉर मेकिंग एक्स्ट्रा सेल्स ये भी नहीं, फॉर अंडरटेकिंग रिस्क फॉर द बैड डेट के लिए रिस्क के लिए दिया जाता है, समझ आया कि नहीं आया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ जनरल, आपने अभी पढ़ा बेटा एनालिटिकल फंक्शन, रिकॉर्डिंग फंक्शन, हिस्टोरिकल, तीनों रहता है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिर any change in accounting policy relating to inventories which has a material effect in the current or later period should be disclosed, this is in accordance with the accounting principle। अब देखो कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी अगर चेंज होता है बेटा जो मटेरियल इफेक्ट डालता है पिछले और करंट पीरियड में, मतलब ये होता है बेटा आपको कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, जैसे कि पहला आप एनआरवी में रिकॉर्ड करते अचानक से कॉस्ट में कर दोगे बेटा मटेरियल इफेक्ट हो जाएगा आप लोग का, बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत फर्क आ जाएगा आप लोग का, तो करेक्ट आंसर आप लोग का होगा कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपको मटेरियल चेंजेस है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको डील करेगा, वो होता है बेटा आप लोग का कंसिस्टेंसी। फिर डेप्रिसिएशन इस प्रोसेस, आप ये थोड़ा ध्यान समझिएगा, क्या डेप्रिसिएशन अपॉर्शनमेंट होता है, वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन में एलोकेशन भी नहीं। अब बच्चों को ये लगेगा बेटा कि ये नन ऑफ द अबव इसमें आंसर होगा, लेकिन मैं एक चीज समझाता हूं तुमको, एलोकेशन यहां पास करेक्ट आंसर है। अब इसके पीछे का एक रीजन समझिएगा, अगर एलोकेशन में यहां पास पूरा वर्ड ऐसा होना चाहिए था, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, अगर मैं ऐसा लिखूं तो बेटा तुम एलोकेशन को सही मानोगे, समझ आया कि नहीं आया। तो आप लोग का होगा एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन फिक्स एसेट, तो करेक्ट आंसर होगा बेटा आप लोग का सी एलोकेशन, क्लियर है। ओके, फिर AS9 इज रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन, आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है।
ठीक। फिर एन अमाउंट स्पेंड इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग द फैक्ट्री। अब देखो, अब फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए बेटा अगर लाइसेंस लिया तो आप क्या बोलोगे बेटा, रेवेन्यू है, कैपिटल है कि प्रीपेड है। बेटा सीधी सी बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटलाइज होगा, क्योंकि बेटा ये इनकॉर्पोरेशन से पहले का खर्चा होता है ना सब चीज। ठीक। फिर AS 15 ओल्ड सिलेबस, स्किप कर दो इसको। Expenditure in respect of certain type of asset whose usefulness does not expire in the year of their occurrence but generally expire in near future। मतलब ऐसा खर्चा जो टाइप ऑफ एसेट है जो कि आज एक्सपायर नहीं होगा, यूजफुल बाद में करो। जैसे बेटा तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट खर्चा होता है, जैसे मैंने आज एडवर्टाइजमेंट किया, एडवर्टाइजमेंट होता है हैवी कॉस्ट। जैसे कि मामाअर्थ एक कंपनी है भाई, उसका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ही इतना हाई है, तुम लोग को पता है ये चीज। एड आता है भाई, लोग ऑफर प्रोवाइड करते हैं, प्रमोशनल बहुत सारी चीज करते हैं। तो क्या मैं उस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को पहले ही साल बुक कर दूं? भाई उस साल मैं बुक कर दूंगा ना, अगर तो इतना ज्यादा लॉस हो जाएगा कंपनी को, पूछो मत। तो बेटा इसको ना लोग डिफर्ट करते हैं। वो लोग को लगता है कि हमने एडवर्टाइजमेंट किया 5 साल तक करेंगे, तो डिफर्ट उसको कर दोगे। जैसे कि अगर उनको लगता है कि अगर 10 लाख हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किए, 5 साल हमको बेनिफिट मिलेगा, तो डिवाइड बाय 5, हर साल 2-2 लाख रुपए चार्ज कर दो भाई। तो इसी को तुम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हो। समझ आया कि नहीं आया? एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है कि नहीं? ओके। फिर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरेज क्लॉज कंटेंट इन अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। अब देखो जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये एक्चुअली तुम्हारा क्वेश्चन बेटा ग्रुप 2 का है, बट ग्रुप 2 के बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो बेटा मैं इनको बता देता हूं। जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एवरेज क्लॉज होता है बेटा, वो इनकरेज फुल इंश्योरेंस प्लस डिस्करेज ऑफ अंडर इंश्योरेंस। एक्चुअली क्या होता है ना, जो एवरेज क्लॉज होता है ना, वो डिटरमाइन करता है आपके पॉलिसी वैल्यू पे। तो इनकरेज फुल इंश्योरेंस भी नहीं होगा, डिस्करेज फुल इंश्योरेंस भी नहीं होगा, अंडर भी नहीं होने वाला, इनकरेज फुल इंश्योरेंस एंड डिस्करेज अंडर इंश्योरेंस होने वाला है। क्लियर है? फिर आप लोग को बढ़ते हैं। शॉर्ट वर्किंग कैन बी ऑक्यूपाइड, रॉयल्टी का क्वेश्चन है बेटा आपके, ना तो इंटर के ग्रुप 1 में ना तो ग्रुप 2 में। ठीक है। AS 6 रिवाइज इज एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग एसेट। अब देखो AS 6 आप लोग का डेप्रिसिएशन है बेटा, ये आप लोग का एप्लीकेबल होता है बेटा प्लांट एंड मशीनरी में भी। रिवाइज की बात कर रहा हूं ना मैं, मेन की बात नहीं कर रहा हूं। क्लियर है कि नहीं? फिर अकॉर्डिंग टू AS 3 ग्रुप 2 का है, लेकिन फिर मैं बता देता हूं, बच्चे कनेक्टेड है। AS 3 रिवाइज, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इन अ केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज शुड बी क्लासिफाइड एज अ कैश फ्लो। देखो कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है, उसको इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आया। कोई भी कंपनी को इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कब आता है? जब वो इन्वेस्ट करती है। जैसे मैंने किसी और कंपनी का शेयर है, डिविडेंड खरीद लिया, तो बेटा इस केस में ऑपरेटिंग नहीं होने वाला, फाइनेंसिंग भी नहीं होने वाला। करेक्ट आंसर होगा आप लोग का सी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कोई गलती से बी और सी नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं? ओके। फिर क्योंकि यहां पास लिखा है बेटा रिसीव। प्रोविजन फॉर बैड डेट, डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट ऑन द बेसिस ऑफ। देखो अब बैड डेट ऑफ जो डाउटफुल डेट है मतलब एंटिसिपेशन, एक्चुअल में नहीं है ना। अब प्रोविजन क्या होता है ना, मेरे को प्रोविजन बारे में को शक हो रहा है कि आगे जाके हो सकता है, तो क्या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से होता है? नहीं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट तो भाई ओनर और बिजनेस को अलग करता है। कन्वर्टिज्म, हाँ कन्वर्टिज्म बेटा एक्चुअल पॉसिबल लॉस, हमको लग रहा है कि आगे जाके कुछ लॉस हो सकता है, उसको हम लोग पहले से रिकॉर्ड करते हैं, प्रोविजन बना देते हैं। तो करेक्ट आंसर आप लोग का बी होना है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, अक्रूवल भी नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? फिर आगे बढ़ते हैं। The out of fund to acquire an asset that will benefit the business for more than one accounting period, मतलब एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए बेटा उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। क्लियर है? इजी है सब। फिर गुड्स आर सेंड टू द ब्रांच एट अ कॉस्ट प्लस 25%, मतलब इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्लस 25%, द लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस। अब देखो इनवॉइस प्राइस में लोडिंग कितना होगा? अब मैं फिर से वही बोल रहा हूं बेटा, अगर आप लोग का ध्यान समझिएगा, कॉस्ट में अगर 25% है, तो बेटा आप लोग का इस केस में सेल्स में क्लियर कट आप लोग का होना है ना 20%। वही मैं अगर बोलूं कॉस्ट में अगर 33.33% है, तो बेटा आप लोग का सेल्स में होना है 25%, मतलब सेल्स में एक स्टेप नीचे आएगा। समझ आएगा कि नहीं? तो यहाँ पास बेटा 20, 25, 30 किस कौन सा करेक्ट होगा? आप लोग का 20% आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं? एक्चुअल वैल्यूएशन रिलेट टू, बेटा अगेन ये ग्रुप 2 का है। अब देखो एक्चुअल वैल्यूएशन होता क्या है ना, जो इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक्चुअलीज लोग बैठे रहते हैं जो बताते हैं कि एक्चुअल में इस पर्सन का एज कितना हो सकता है, क्या हो सकता है। एक्चुअल एक अलग से टॉपिक होता है। तो बेटा ये एक्चुअल जो वैल्यूएशन होता है आप लोग के इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड होता है। समझ आया कि नहीं आया? फिर ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर्वे एक्सपेंस ऑफ द मेरीन इंश्योरेंस, अब अगेन ये ग्रुप 2 का है। ठीक है, मैं बता देता हूं बेटा क्लेम में एडेड होता है, आप लोग को इसमें दिमाग नहीं लगाना। ठीक। अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ अ क्लब विल बी टेकन एज, देखो क्लब मतलब एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई प्रॉफिट हो कहां लो? कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में भाई पूरा लमसम आता है, जितना में बिक गया वो आता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी लमसम आता है, और पहले बात कैश अकाउंट बनता नहीं है उन लोग का। ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज द करेक्ट आंसर, प्रॉफिट एंड लॉस उनका बनता भी नहीं। क्लियर है कि नहीं? रिलेशन अकाउंट, अब देखो रिलेशन अकाउंट क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। बेटा नॉमिनल अकाउंट उसी का इसमें प्रॉफिट एंड लॉस आता है। क्लियर है कि नहीं? फिर
बैंक शोज द प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अंडर द हेड, अगेन ये बेटा ग्रुप 2 का है, लेकिन फिर ये बता देता हूं अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन में बैंक अपने प्रोविजन फॉर द इनकम टैक्स शो करता है। क्लियर है कि नहीं? अब आता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या वो लेजर अकाउंट होता है? नहीं। क्या पार्ट ऑफ कैश बुक होता है? नहीं। आ सेपरेट स्टेटमेंट होता है बेटा, हर बार बनाना जरूरी नहीं होता, बट एंटिटी अपने लिए फैसिलिटेट करने के लिए एक अलग से सेपरेट अकाउंट बनाता है, सेपरेटली एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो सब्सक्रिप्शन 10,000 में 10,000 का सब्सक्रिप्शन दिखाता है। कौन सा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अक्रूड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड द एंड ऑफ द ईयर 1000 और 1500। द फिगर आर रिसीव्ड अपीयर इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट। फिर से बताता हूं बेटा आप लोग को, जैसे मैंने पहले बताया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेटा करंट ईयर के जितने भी फिगर है वो आएंगे, चाहे आउटस्टैंडिंग हो चाहे अक्रू हो। रिसिप्ट एंड पेमेंट और करंट ईयर प्रीवियस से कोई मतलब नहीं है, जो एक्चुअल में कैश रिसीव होगा वो आएगा। मतलब जो 10,000 आप लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर है बेटा, उसमें वो अमाउंट इंक्लूडेड है जो इस साल का है। आया कि नहीं आया वो नहीं पता, तो देखो बिगिनिंग में जो 1000 है वो पिछले साल का है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं होगा, लेकिन इस साल मिल चुका होगा तो हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट के लिए ऐड करना पड़ेगा। वैसे ही बेटा हम लोग को 1500 यहाँ पास माइनस भी करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं बच्चा लोग? तो आप लोग का करेक्ट आंसर आता है 9500। करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर है कि नहीं? फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अगेन ग्रुप 2 का है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है बेटा? जो परफॉर्म नहीं कर पाया, जो पैसा नहीं दे पा रहा है, जिसको एनपीए तुम लोग बोलते हो ना, हमारा खाता एनपीए हो गया, काइंड ऑफ। मनी एट कॉल, शॉर्ट नोटिस नो, कैश बैलेंस विद बैंक नो, एंड एसेट दैट सीजेस टू जनरेट मनी। ऐसा चीज जो कैश जनरेट नहीं कर पा रहा है बेटा, वो आप लोग का नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। क्लियर है? फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? कॉस्ट प्रिंसिपल, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी। देखो अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए भाई, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रिलेवेंस चीज को भी आपको रिकॉर्ड करना, मतलब मटेरियल को, रिलायबिलिटी भी होनी चाहिए उसमें। तो आपको करेक्ट आंसर होता है कॉस्ट प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पर नॉट बोला गया। क्लियर है बच्चा लोग? फिर नेम द बुक इन विच एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द क्रेडिट नोट। जब क्रेडिट नोट आप इशू करते हो क्या होता है? मैंने पहले ही बताया था बेटा, उसमें आप लोग सेल्स रिटर्न बुक को रिकॉर्ड करते हो। ठीक। एक्सेप्शन टू द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। देखो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का एक्सेप्शन बेटा क्या कॉस्ट प्रिंसिपल होता है? नहीं। कोइंग कंसर्न होता है? वो भी नहीं होता। मैचिंग भी नहीं होता। आप लोग होता है प्रूडेंस प्रिंसिपल, आप लोग का एक्सेप्शन होता है। क्लियर है कि नहीं? द बैलेंस ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट शो। देखो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हो, बैलेंस आता है, क्या आता है आप लोग को? रिसीवेबल फ्रॉम द कंसाइनी, नहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अमाउंट पेबल टू कंसाइनी, नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द कंसाइनमेंट आप लोग का होता है। समझ आया कि नहीं? क्लोजिंग स्टॉक भी आप लोग कहा सकता है, बट जनरली क्लोजिंग आप पहले निकालते हो, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो। क्लियर है कि नहीं? फिर प्रोविजन फॉर द बैड डेट। अब देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या अकाउंट? रियल अकाउंट है? नहीं। नॉमिनल अकाउंट है? ये भी नहीं है। ये बेटा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट उसको बोला जाता है बेटा जो कोई नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। बैड डेट एक नॉमिनल अकाउंट है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोविजन के नाम से, तो आप लोग करेक्ट आंसर होगा पर्सनल अकाउंट। तो बेटा ये जो रिवीजन है एमसीक्यू का, इसको मैं यही एंड करता हूँ। उम्मीद है बेटा आप लोगों को समझ आ रहा होगा। कुछ भी अगर डाउट होता है बेटा, अगर कुछ अप डाउन लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ाई करिए, आगे के लेक्चर्स बहुत जल्दी आप लोग के अपलोड होंगे।